इसके पहले अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था? इसके पहले क्या क्या पढ़ा था? हाँ तो हाँ, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी 12th का बायोलॉजी का मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, इसके पहले हमने गैमीटोजेनेसिस पढ़ा था। गैमीटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस और ooजेनेसिस दोनों चीज़ें पढ़ चुके हैं। यदि आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल समझना है तो इसके पहले जो ooजेनेसिस था, ooजेनेसिस वाला वीडियो एक बार और देख लेना, उसके बाद फिर इसको समझना तो थोड़ा सा जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि उसमें एक प्राइमरी ooसाइट करके एक आया था, स्टेज आई थी, उसमें एक प्राइमरी ooसाइट था। उसको यहाँ पे हम देखेंगे क्या होता है उसमें, तो हेल्प करेगा। और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट करने से पहले अपन समझते हैं कि आखिर होता क्यों है ये। ठीक है, देखो ये जो है एक प्रकार से जनन क्रिया है। जनन क्रिया से मतलब ये है कि जो फीमेल्स होती हैं उनमें जनन क्रियाएं होती हैं, दो प्रकार से होता है। या तो हो सकता है क्या, मध चक्र होता है, बता रहे हैं। ठीक है, एक होता है मध चक्र, दो प्रकार के चक्र हो सकते हैं फीमेल्स में, और एक होता है मासिक चक्र होता है। ये फीमेल्स में होते हैं दोनों। क्या होता है मध चक्र का मतलब होता है जो फीमेल्स होती हैं वो फीमेल्स किसी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, पूरे वर्ष में, पूरे साल भर में किसी एक पर्टिकुलर एक समय के लिए वो मेल्स के लिए रिसेप्टिव होती हैं, ग्राही होती हैं। केवल एक समय आएगा एक साल भर में, कोई एक समय ऐसा आएगा, कोई एक ऐसा मंथ आएगा, कोई ऐसा कोई ऐसा हफ्ता आएगा, कोई वीक आएगा ऐसा, जिसमें वो क्या करती हैं, जो फीमेल्स रहती हैं वो मेल्स के लिए रिसेप्टिव होती हैं। जो फर्टिलाइजेशन होना है वो उस समय में होता है, मतलब साल भर में केवल एक बार होता है, तो ऐसा मध्य चक्र होता है। फिर आता है मासिक चक्र। ये जो है ज़्यादातर जैसे प्राइमेट्स होते हैं उन प्राइमेट्स में होता है मासिक चक्र। मासिक चक्र अधिकतर प्राइमेट्स में पाया जाता है, और मासिक चक्र हर मंथ, मासिक चक्र का मतलब हर मंथ वही साइकिल आना है। तो ये साल भर में 12 बार हो रहा है, ये केवल साल भर में एक बार होता है। एक बार जो फीमेल है वो केवल मध्य चक्र में वो रिसेप्टिव होती है। ये जो है मासिक चक्र हर मंथ में होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है। ठीक है, काम करें। मेंस्ट्रुअल साइकिल समझने से पहले हम कुछ चीज़ों को समझ लें। सबसे पहले हमने देखा था जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, कुछ ऐसा दिखाई देता है आपको। ऐसा कुछ होता है। इसमें ये क्या हो गए हमारे अंडाशय, ये की अंडाशय हो गया, ये की अंडाशय हो गया, और ये जो होता है ये गर्भाशय होता है। इससे पहले कि हम मासिक धर्म मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझे, पहले हम देख लेते हैं कि एक स्ट्रक्चर होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, जिसमें दो अंडाशय होते हैं। ठीक है, और ये जो है अंडाशय के बाद ये जो है फैलोपियन ट्यूब होती है, यहाँ भी एक फैलोपियन ट्यूब होगी, फैलोपियन ट्यूब लिख देते हैं। उसके बाद ये हो गया गर्भाशय हो जाएगा। गर्भाशय जो होता है ये आपको गर्भाशय जैसा दिख रहा है, ये है गर्भाशय। इसमें 3 लेयर पाई जाती हैं, इसमें 3 लेयर होती हैं। सबसे अंदर की लेयर को कहा जाता है एंड्रोमेट्रियम। एंड्रोमेट्रियम, या फिर गर्भाशय की जो सबसे अंदर की जो दीवार होती है उसको हम क्या कहते हैं, एंड्रोमेट्रियम कहते हैं। एक चीज ये याद रखना है, ये स्ट्रक्चर याद रखोगे। उसके बाद इसमें कुछ हार्मोन्स आते हैं। पूरा जब ये पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल जब पढ़ोगे तो यहाँ पर आपको कुछ हार्मोन्स देखने को मिलेंगे। तो एक बार उनके सबके नाम लिख लेते हैं, क्योंकि आगे चल के वो बार बार आएंगे तो आपको पता होना चाहिए। जैसे पहला हम हार्मोन लिखते हैं यहाँ पर एस्ट्रोजन लिख लेते हैं। एस्ट्रोजन ना लिखें, सबसे पहले लिखते हैं FSH। सबसे पहले आएगा FSH। FSH का मतलब हुआ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एक बार उनके काम भी समझते जाएं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है, इसलिए इसका नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब बोलोगे कि सर फॉलिकल क्या होते हैं? हमने आपको बताया, जब आप इसके पहले वाला वीडियो देखोगे तो उसमें आपको प्राइमरी oocyte देखने को मिलेगा। वही प्राइमरी oocyte क्या बनाता है? फॉलिकल बनाता है। और कहाँ पे बनेगा वो? इसमें अंडाशय में बनेगा फॉलिकल। ठीक है, फॉलिकल बनेगा अंडाशय में। तो वो फॉलिकल को स्टिमुलेट करने का काम कर रहा है, इसलिए उसको हमने फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोल दिया। इसके बाद आएंगे जैसे एस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरॉन आएगा, और आएगा आपका LH आएगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये हार्मोन कार्य करते हैं, इस एंडोमेट्रियम वॉल को बनाने का कार्य करते हैं। ठीक है, या बनाए रखने का काम करते हैं। और ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, ये जो फॉलिकल था, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आया, वो उसने फॉलिकल पे कुछ काम किया, तो इसका कुछ कार्य इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ये 3-4 चीजें अभी थोड़ी सी याद रख लो कि इनमें क्या क्या होता है। अब आते हैं हम वापस किसके? मेंस्ट्रुअल साइकिल पे। स्टार्ट करेंगे जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो हमें ये पता चलेगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो फीमेल्स में कब से स्टार्ट होता है? फीमेल में लगभग 11 साल 12 साल 13 साल की उम्र में जो है वो मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट हो जाता है। या तो 11 साल, 11 से 13 लिखते हैं, 11 से 13 साल की उम्र में क्या होते हैं? स्टार्ट होता है। इसका मतलब है कि 11 से 13 साल की उम्र में जो फीमेल चाइल्ड होती है उनमें कुल मिला के पीरियड्स आने लगते हैं। ठीक है, तो उस अवस्था को हम बोलते हैं मीनार्ज। जब पहला रक्तस्राव होता है, जब पहली बार पीरियड्स आते हैं, तो उसको बोला जाता है मीनार्ज। इसके बाद दूसरा ये कि एक एज होती है, ऐसा नहीं कि हमेशा चलते रहते हैं। ग्यारह से 13 वर्ष तक, और 45 से 50 वर्ष की उम्र तक ये आते हैं पीरियड्स। उसके बाद इसके मतलब 45 से 50 वर्ष तक होते हैं, इसके बाद खत्म हो जाते हैं। इस अवस्था को बोला जाता है मीनोपॉज। मीनोपॉज। मीनार्ज में क्या होता है? इसमें यह वो अवस्था है जब पहली बार पीरियड्स आते हैं। यहाँ पर ये एंड्रोमेट्रियम जो बॉल है, आपने देखा यहाँ पर एंड्रोमेट्रियम बॉल है, कहाँ पर? गर्भाशय में। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो गर्भाशय होता है वहाँ पर एक एंड्रोमेट्रियम बॉल होती है। जब ये अवस्था आती है, मतलब जब 11 साल से 13 साल में जब पहली बार पीरियड्स आते हैं, तब होता ये है कि ये जो अंदर की जो लाइनिंग होती है, अंदर की बॉल होती है, ये टूटती है, और टूटने के बाद ये वेजाइना के थ्रू बाहर आती है, ब्लीडिंग होती है, और उसमें इसकी कुछ हिस्से भी, मतलब इसके कुछ टिश्यू भी होते हैं। ये जो बॉल है ना, इस बॉल के कुछ टिश्यू भी आते हैं उस ब्लड के साथ में। ये होती है पहली अवस्था। ये आखिरी, जब लास्ट वो आखिरी मीनोपॉज उसको बोलेंगे, जब खत्म हो जाएगा ये। इसके बाद ये जितनी भी आपकी जो साइकिल चल रही है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है, वो दो चीज़ों की, या तो पीयूष ग्रंथि हो गई एक, और दूसरा हो गया कौन से? अंडाशय हो गया। दो हो गए, एक पीयूष ग्रंथि और अंडाशय। दोनों से हार्मोन निकलते हैं, और हार्मोन के थ्रू ही ये सारी चीज़ें नियंत्रित की जाती हैं कि कौन सी चीज़ कब होनी है। ठीक है, अब इनमें 3 अवस्थाएं आती हैं। जब एक आप मेंस्ट्रुअल साइकिल देखोगे उसमें 3 अवस्थाएं होंगी। कौन कौन सी 3 अवस्थाएं होंगी? देखो जरा। 3 अवस्थाएं होती हैं या 3 फेज होती हैं। सबसे पहली आती है मेंस्ट्रुअल फेज। फिर उसके बाद आता है प्री ओव्यूलेटरी, उसके बाद आएगा पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। ये 3 अवस्थाएं होती हैं। जब एक पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल को आप देखोगे तो ये 3 अवस्थाएं होती हैं। इनमें जो मेंस्ट्रुअल फेज होती है वो लगभग 1 से 5 दिन तक चलती है। ये लगभग 6 से 13 दिन तक चलती है, और ये लगभग 14 से 28 दिन तक चलती है। और 28 दिन हो गए, उसके बाद फिर से वही अवस्था आ जाएगी, मेंस्ट्रुअल फेज आ जाएगी। अब हमें समझना ये है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में कुछ नहीं है, केवल इन 3 अवस्थाओं को समझना है कि मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होगा, प्री ओव्यूलेटरी फेज में क्या होगा, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज में क्या होगा। इसके बाद फिर से साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहली अवस्था हम कौन सी देखते हैं?
मेंस्ट्रुअल फेज। इस अवस्था में होता ये है, इस अवस्था में अच्छा ये जो दो हार्मोन है ये इस वॉल को बना के रखे हुए हैं। इस पहली अवस्था में क्या हो रहा है ये समझ लो, ठीक है। ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दो हार्मोन हैं जो एक कार्पस ल्यूटियम नाम की एक स्ट्रक्चर होता है, उस कार्पस ल्यूटियम से निकलते हैं। कार्पस ल्यूटियम से निकले कौन से, ये हमें मिल रहा है, कौन कौन चीजें मिल रही हमें, एस्ट्रोजन मिला, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अभी ये थोड़ा सा ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि कार्पस ल्यूटियम क्या है, ये थोड़ी देर से समझ में आएगा जब पूरा साइकिल खत्म हो जाएगा, 28 दिन कंप्लीट हो जाएंगे तो बीच में कहीं ये हमें मिलेगा, समझ में आएगा क्या होता है। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि कार्पस ल्यूटियम से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन निकल रहे हैं। ये जो है एंड्रोमेट्रियम वॉल को बना के रखते हैं, ये एंड्रोमेट्रियम वॉल को बना के रखते हैं, ये एंड्रोमेट्रियम वॉल जो है इसको बना के रखे हुए हैं। जब मेंस्ट्रुअल फेज जब स्टार्ट होता है कार्पस ल्यूटियम विलुप्त हो जाता है। अब कार्पस ल्यूटियम विलुप्त हुआ तो वहां से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन भी क्या हो गए, विलुप्त हो गए। ये दोनों हार्मोन भी खत्म हुए और यही दोनों हार्मोन इसको बना के रखे थे एंड्रोमेट्रियम को। जब ये खत्म हो जाएंगे तो एंड्रोमेट्रियम भी टूटने लगेगी और ये टूटेगी तो जो रक्त वाहिकाएं होती हैं, रक्त की आपूर्ति कम हो जाती है, सारी चीजें टूटती हैं तो ये वेजाइना के थ्रू बाहर आती हैं और 1 से लेके 5वें दिन तक रक्तस्राव होता रहता है, ब्लीडिंग होती है 1 से लेके 5वें दिन तक। पहली फेज में ये हुआ, ठीक है। इसके बाद आती है कौन सी फेज, सेकंड फेज आती है कौन सी, प्री ओव्यूलेटरी फेज। प्री ओव्यूलेटरी फेज जो होती है वो 6 से लेकर 13 दिन तक चलती है, 6 से लेकर 13 दिन तक, 14 दिन तक चलती है। अब इस फेज में क्या होता है, पीयूष ग्रंथि रहती है, पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है, हमने अभी बात करी थी एफएसएच की। तो हमारे शरीर में जो पीयूष ग्रंथि है उस पीयूष ग्रंथि से निकला एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। अब हमने आपको बताया था फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम होता है फॉलिकल को स्टिमुलेट करना, और फॉलिकल कहाँ पाए जाते हैं, इस अंडाशय में पाए जाते हैं। इस अंडाशय में फॉलिकल वो स्ट्रक्चर हुआ जो हमने आपको गैमेटोजेनेसिस में oogenesis पढ़ाया था, उसमें वो प्राइमरी oocyte बना था, वो हो गया फॉलिकल, वो प्राइमरी oocyte हो गया, उसको स्टिमुलेट करने का काम करता है। एफएसएच ने एक फॉलिकल को स्टिमुलेट किया है। वो फॉलिकल कहाँ पर है, यहाँ पर है, बहुत सारे फॉलिकल हैं। एक में लगभग हमने आपको बताया था 40 हज़ार वो बचते हैं, 40,000 यहाँ बचते हैं, 40,000 वहाँ बचते हैं। तो एक फॉलिकल को स्टिमुलेट किया। अब एक बात बताओ, जैसे मान के चलो एफएसएच निकल रहा है कहाँ पर, यहाँ पर पहुंच रहा है और फॉलिकल को क्या कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है। एक फॉलिकल क्या हो गया, स्टिमुलेट हो गया और वो आगे क्या करने लगा, डेवलपमेंट करने लगा। तो यदि एफएसएच निकलता रहता है, एफएसएच निकलता रहता है तो उसके साथ में जो फॉलिकल पाए जा रहे हैं उसको भी स्टिमुलेट करेगा, उसको भी कहेगा कि तुम भी वृद्धि करो, तुम भी ग्रोथ करो। तो दूसरा फॉलिकल भी क्या करने लगेगा, ग्रो करने लगेगा। लेकिन हमें ऐसा करवाना नहीं है, हमें एक ही ओवम की आवश्यकता है। यहाँ एक अंडाशय से एक ही ओवम निकलेगा, एक ही अंडाणु यहाँ से निकलेगा, एक ही फॉलिकल की आवश्यकता है। तो अब हमें एफएसएच की आवश्यकता नहीं है, एफएसएच निकला, एक फॉलिकल को स्टिमुलेट कर दिया, अब इसके बाद उसकी आवश्यकता हो गई, खत्म हो जाती है। जब इसकी आवश्यकता खत्म हो गई तो इसको हमें बंद भी करवाना पड़ेगा। तो जो फॉलिकल यहाँ पर स्टिमुलेट हुआ, जो फॉलिकल निकलना या डेवलपमेंट करना स्टार्ट किया है, उसी से कुछ हार्मोन निकलते हैं जो इस एफएसएच के प्रभाव को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब फॉलिकल क्या हुआ, स्टिमुलेट हो गया है। अब फॉलिकल स्टिमुलेट होने के बाद होगा ये कि ये धीरे धीरे डेवलपमेंट करेगा और ग्रेफियन फॉलिकल बनाएगा। जो फॉलिकल स्टिमुलेट हुआ है वो आगे चल के बनाएगा ग्रेफियन फॉलिकल। ग्रेफियन फॉलिकल भी समझ में नहीं आया होगा अभी। ग्रेफियन फॉलिकल वो स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर ओवम है। ग्रेफियन फॉलिकल वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ओवम है। ओवम के चारों ओर कुछ लेयर्स बनी हुई हैं, उन सारी लेयर्स ने किसको, ओवम को घेर के रखा है, और वो स्ट्रक्चर को हम कह दे रहे हैं ग्रेफियन फॉलिकल। अभी हम कहाँ पर पहुँचे हैं, 6वें से लेके 13 दिन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर एफएसएच निकला है और एफएसएच ने
यहाँ पर जो फॉलिकल था उसको स्टिमुलेट किया, डेवलपमेंट करो कहा। जब उसने डेवलपमेंट किया तो वो फॉलिकल किस में कन्वर्ट हो गया, ग्रेफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो गया। और ग्रेफियन फॉलिकल जो है इसकी अंडाशय के ऊपर ऐसा उभर किया जाता है, अंडाशय जो है इसके ऊपर उभर आता है, जैसे हमें पिंपल्स हो जाते हैं जैसे, वैसे हाँ वैसे इसके ऊपर, ऐसे इसके ऊपर क्या है, ग्रेफियन फॉलिकल निकल के आ गया। ठीक है, किसका काम खत्म हो गया, एफएसएच का काम खत्म हो गया। उसने इसको डेवलप किया, कहा कि डेवलपमेंट करो, वो उसने डेवलपमेंट किया और वो एक उभार सा निकल के आ गया, वो ग्रेफियन फॉलिकल है। इस ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर क्या डेवलप हो रहा है, ओवम डेवलप हो रहा है। इस ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर ओवम डेवलप हो रहा है। ठीक है, अब लगभग 14वें दिन ये होता है कि ये जो ग्रेफियन फॉलिकल था, इस ग्रेफियन फॉलिकल से ओवम निकल जाता है, इस ग्रेफियन फॉलिकल से अंडाणु निकल जाता है। इस ग्रेफियन फॉलिकल से जब अंडाणु निकल जाएगा, यहाँ पर ग्रेफियन फॉलिकल बना है, मान के चलो ये है ग्रेफियन फॉलिकल, यहाँ पर ये बना है, मान के चलो ग्रेफियन फॉलिकल है। इससे ये ओवम निकला और यहाँ आ गया, ओवम निकल गया। हमने आपको बताया कि ये जो ग्रेफियन फॉलिकल है ये ओवम को चारों ओर से घेर के रखे हुए है। अब ओवम निकल गया, ओवम निकल जाने के बाद वो फैलोपियन ट्यूब में चला गया। यहाँ पर कुछ भाग बचा रह जाता है, ये जो भाग है ये तो बचा रह गया ना, ओवम यहाँ से तो निकल गया है, ये मान के चलो ये यहाँ पर ये था, मान के चलो क्या, अंडाशय। अंडाशय की हमने बोला कि यहाँ से क्या हो जाता है, वो ओवम निकल जाता है। तो ऐसा एक भाग तो बचा रहेगा जिसके अंदर वो पार्ट था, इसके अंदर था मान के चलो ओवम, तो ओवम यहाँ पहुंच गया। अभी ये तो बचा है, अभी नहीं आ रहा समझ में क्या, एक बार फिर से समझ लो। जो ग्रेफियन फॉलिकल बना, ये ग्रेफियन फॉलिकल था पहले, ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर ओवम था, ओवम यहाँ से निकला और ओवम निकल के पहुंच गया कहाँ पर, फैलोपियन ट्यूब में। अब ये जो पार्ट बचा है बाकी का, इस बाकी पार्ट को हम कहते हैं कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम, पहले हम इसी को ग्रेफियन फॉलिकल कह रहे थे, जब इसमें से ओवम निकल के चला गया तो कार्पस ल्यूटियम कह रहे हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। कहाँ तक पहुंचे हम, 6वें से 13 दिन की बात हो गई। 6वें से 13 दिन के बाद 14वें दिन क्या होता है, अंडाणु निकलता है। इस अंडाणु के निकलने को अंडोत्सर्ग कहा जाता है। इस अंडाणु के निकलने को अंडोत्सर्ग कहा जाता है, ओव्यूलेशन। ठीक है, 14वें दिन पर आ गए। ये हो गई कौन सी फेज, हमारी प्री ओव्यूलेटरी फेज हो गई। इसके बाद आएगी पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। अब हम देख रहे हैं पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। हमने देखा कि जो ओवम होता है उसका 14वें दिन क्या हो जाता है, 14वें दिन क्या होगा, अंडोत्सर्ग हो जाएगा, ओव्यूलेशन हो जाएगा। इसका मतलब जो ग्रेफियन फॉलिकल बना था, उस ग्रेफियन फॉलिकल में से अंडाणु निकल चुका है और ग्रेफियन फॉलिकल किस में कन्वर्ट हो गया है, कार्पस ल्यूटियम में। वो भी ऐसे नहीं होता, एक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन निकलता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, उस ग्रेफियन फॉलिकल को, ग्रेफियन फॉलिकल ऐसा स्ट्रक्चर था, ऐसा स्ट्रक्चर था टूटा फूटा सा, उसको फिर से बनाने का काम करता है। तो ग्रेफियन फॉलिकल किस में कन्वर्ट हुआ, कार्पस ल्यूटियम में। अब दो कंडीशंस हो सकती हैं, ओवम निकल चुका है, दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो ओवम का फर्टिलाइजेशन होगा या तो ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। पहले हम बात कर लेते हैं फर्टिलाइजेशन जब होगा। यदि मान के चलो ये यहाँ पर सर्वेक्स होता है, यहाँ से स्पर्म आते हैं और इसको फर्टिलाइज करते हैं, इसको फर्टिलाइज कर दिया तो यहाँ जाइगोट बनेगा, जाइगोट में आगे डेवलपमेंट होगा। एक स्टेज आएगी जब हमें यहाँ पर उसका क्या चाहिए, प्लांटेशन करना है, बच्चे को जब रोक के रखना है, गर्भाशय में उसका आरोपण करना है, प्लांटेशन करना है, तो यहाँ पर वो रोक के रखेंगे। तो ये जो हार्मोन होते हैं ये एंडोमेट्रियम को बना के रखते हैं। अब 28वें दिन तक क्या होता है, लेकिन ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कम हो जाते हैं और ये बॉल कैसी हो जाती है, टूटने लगती है। लेकिन ऐसा जब निषेचन होता है तो निषेचन के समय ये बॉल बनी रहती है,
और ये जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये भी निकलती रहती है, इसको बना के रखते हैं, प्लांटेशन हो जाता है, इम्प्लांटेशन हो जाता है। यदि ऐसा नहीं होता है, इम्प्लांटेशन ना हुआ, तो क्या होगा, कार्पस ल्यूटियम जो ये काम कर रहा था, ये हार्मोन देने का कार्य कर रहा था, कार्पस ल्यूटियम धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा। कार्पस ल्यूटियम विलुप्त होने के बाद ये जो कर रहे थे, काम क्या कर रहे थे, एंडोमेट्रियम को बना के रख रहे थे। कार्पस ल्यूटियम विलुप्त हुआ, ये भी कम हो गए, ये कम हुए तो एंडोमेट्रियम जो बॉल है वो भी क्या होने लगी, टूटने लगी फिर से। अब हम 14वें से 28वें दिन तक थे, और जब ये बॉल टूटने लगी, एंडोमेट्रियम टूटने लगी, तो फिर से पहले वाली फेज में आ गए, फिर से मतलब अगले महीने का जो पीरियड्स रहते हैं वो स्टार्ट हो गए, फिर से वही स्टेज चालू हो गई। अच्छा, इसके बीच में एक चीज और रह गई, जब यहाँ पर जब बच्चे का विकास होने लगता है, अब कार्पस ल्यूटियम क्या कर रहा था, कार्पस ल्यूटियम इस एंडोमेट्रियम को बना के रख रहा था, लेकिन हमेशा कार्पस ल्यूटियम थोड़ी रहता है। कुछ समय बाद क्या होता है, यहाँ पर प्लेसेंटा बनता है। प्लेसेंटा हम आपको बताए थे, प्लेसेंटा वो एक नली होती है जिससे बच्चे को और माँ को जोड़ा जाता है, वो उसको पोषण प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो जैसे ही वो प्लेसेंटा बनने लगता है, वो प्लेसेंटा ये हार्मोन सिक्रेट करने लगेगा खुद का, और इसका काम खत्म हो जाता है कार्पस ल्यूटियम का। ये कार्पस ल्यूटियम फिर विलुप्त हो जाता है, प्लेसेंटा बनेगा, वो फिर प्लेसेंटा का कार्य है इस एंडोमेट्रियम को बना के रखना।